छठी अनुसूची यानी आदिवासियों की पावर बुक, या यूं कहिए कि आदिवासियों को असली ताकत देने वाली किताब। छठी अनुसूची से आदिवासियों को इतनी ताकत मिलती है जितनी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास भी नहीं होती। ऐसा क्या लिखा है छठी अनुसूची में, आज हम आपको विस्तार से यही बताएंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको छठी अनुसूची के बारे में बताना शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू होने के पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी ताकत है। चलिए, अब बात उस ताकत की जो छठी अनुसूची से आदिवासियों को मिलती है और जो यकीनन किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास भी नहीं होती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि छठी अनुसूची से आदिवासियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की ताकत मिलती है। विधायिका यानी अपने इलाके में कानून बनाने की ताकत, कार्यपालिका यानी अपने इलाके में सरकार चलाने की ताकत, और न्यायपालिका यानी अपने इलाके में अदालत बिठाने की, अदालत का गठन करने की ताकत। ये सब कैसे होता है, ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि छठी अनुसूची जहां लागू होती है उन इलाकों को ट्राइबल एरिया कहा जाता है, जनजातीय क्षेत्र। जैसे पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, शेड्यूल एरिया जिनको कहा जाता है, वैसे ही छठी अनुसूची जहां लागू होती है उनको जनजातीय क्षेत्र या फिर ट्राइबल एरिया कहा जाता है। वहां पर जो जनजातीय क्षेत्र का जिनको ऐलान किया जाता है, वहां पर हर एक जनजातीय जिले में एक स्वायत्त जिला होता है और वहां आदिवासियों की जिला परिषद होती है, जो उनकी जिसके पास सारी ताकत मिलती है, सारी ताकत उसी के पास होती है। मान लीजिए किसी स्वायत्त जिले में एक से ज्यादा जनजातियां रहती हैं, तो उस जिले के अंदर अलग अलग क्षेत्रीय परिषद भी बनाई जाती हैं, क्षेत्रीय स्वायत्त जिले बनाए जाते हैं जिनकी क्षेत्रीय परिषद होती है और वो सारी ताकतें क्षेत्रीय परिषद के पास होती हैं। जिला परिषद का फैसला वहीं तक है जहां तक उसका एरिया है, और जहां पर क्षेत्रीय परिषद है वहां पर पूरी तरीके से उनकी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी होती है, वो वहां पर काम करती है। अब बात करते हैं आदिवासी पावर की। सबसे पहले विधायी यानी कानून बनाने की शक्तियों की बात करते हैं। जिस तरह देश के लिए संसद कानून बनाती है, राज्यों के लिए विधानसभा कानून बनाती है, ठीक उसी तरह ट्राइबल एरिया में जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद अपने इलाके के लिए कानून बनाने का अधिकार उनको छठी अनुसूची में दिया गया है। वो अपने इलाके में जल, जंगल और जमीन से जुड़े तमाम मसलों के लिए कानून बना सकती हैं। सबसे पहले बात जमीन की। जिला परिषद आरक्षित वन क्षेत्र जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है उसको छोड़कर जो अन्य जमीन है उसे खेती के लिए, जानवरों को चराने के लिए, रहने के लिए, मकान बनाने के लिए या फिर किसी और दूसरे मकसद के लिए जिससे वहां रहने वाले आदिवासियों को भला होता है, वो ऐसी जमीन के आवंटन और इस्तेमाल करने के लिए कानून बना सकती है। आरक्षित वन को छोड़कर जो दूसरे जंगल हैं उनके प्रबंधन का अधिकार भी जिला परिषद के पास होता है। खेती के लिए नहर या दूसरे जल स्रोत से का इस्तेमाल करने के लिए भी कानून जिला परिषद बना सकती है, ये जल पर अधिकार है। इसके अलावा जिला परिषद गांव के प्रशासन के लिए भी कानून बना सकती है। विवाह, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार, सामाजिक रीति रिवाज जैसे मसलों पर भी कानून बना सकती है। इसके साथ ही साथ जिला परिषद अलग अलग गांवों के लिए ग्राम परिषद का गठन भी कर सकती है। इस प्रावधान के तहत बनाए गए जो भी कानून होंगे उसकी राज्यपाल से मंजूरी लेना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे राज्य की विधानसभा कोई कानून पास करती है या देश की संसद कोई कानून पास करती है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, वैसे ही जिला परिषद कोई कानून बनाती है, वही प्रक्रिया राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाता है और उसके बाद वो कानून प्रभावी हो जाता है। अब दूसरी बात, कार्यपालिका की शक्तियां, गौर से सुनिएगा। सरकार वाली शक्तियां, मिनी सरकार चलाने की जो शक्तियां मिली हुई हैं वैसी ही शक्तियां जिला परिषद के पास होती है। मसलन सबसे पहले वित्तीय पावर की बात, पैसों की बात। पैसों के बिना कैसे सरकार की शक्ति होगी, कैसा वो परिषद अपना काम कर पाएगी? तो जिला परिषद को अपनी परिषद के लिए, अपने इलाके के लिए बजट बनाने का अधिकार है। जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, राज्य सरकार राज्य के लिए बजट बनाती है, वैसे ही जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद अपने इलाके के लिए उनको बजट बनाने का अधिकार है कि कहां किस काम में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। अब बजट बनाने का अधिकार है मतलब पैसा खर्च करने का अधिकार है, और जब खर्च कर सकते हैं तो कमाई का भी अधिकार दिया गया है। कैसे आमदनी होती है अब ये जानते हैं। जिला परिषद को टैक्स यानी कर लगाने और वसूलने की शक्ति होती है। जैसे सरकार और नगर पालिकाएं टैक्स लगाती हैं, वसूलती हैं, वैसे जिला परिषद के पास शक्ति होती है। जिला परिषद जमीन पर टैक्स का आकलन कर सकती है और उसके बाद वसूल सकती है। इसके साथ ही मकान पर, वहां होने वाले व्यापार पर, व्यवसाय पर भी टैक्स लगाने का अधिकार है। बाजार में बिकने के लिए बाहर से कोई माल आता है तो उस पर टैक्स लगाने का अधिकार है। पशुओं पर, गाड़ियों पर, यात्रियों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। स्कूल, अस्पताल और सड़क के रखरखाव के लिए अलग से भी टैक्स लगाने का अधिकार है। मनोरंजन कर भी लगा सकती है जिला परिषद। इतने सारे कर लगाने और उन्हें वसूलने का अधिकार जिला परिषद के साथ है।
इसके साथ एक और बड़ा अहम अधिकार है कि राज्य सरकार अगर ट्राइबल एरिया में किसी खदान का लाइसेंस किसी को देती है, लीज पर जमीन देती है, तो उससे जो आमदनी होगी उस रॉयल्टी का एक हिस्सा भी जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद को मिलता है, जब दोनों राज्य सरकार और परिषदों के बीच में सहमति हो जाती है। अगर मान लीजिए कि इस रॉयल्टी पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो फिर राज्यपाल के पास भेजा जाता है उस मसले को, और राज्यपाल अंतिम फैसला लेते हैं कि रॉयल्टी मिलेगी, क्या हिस्सा मिलेगा, कितना मिलेगा, ये फैसला राज्यपाल करते हैं। इतने सारे वित्तीय अधिकार हैं जिला परिषद के पास, क्षेत्रीय परिषदों के पास अपनी आमदनी के लिए। इसके साथ ही कुछ अधिकार हैं जो उनके काम है। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद अपने इलाके में प्राथमिक स्कूल, अस्पताल, बाजार, सड़क परिवहन और जल मार्गों की स्थापना, उनका निर्माण कर सकती है, साथ ही उनका प्रबंधन भी कर सकती है। इसके साथ ही जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषदें ये भी तय कर सकती हैं कि उनके इलाके में जो प्राथमिक स्कूल है वहां पर पढ़ाई की भाषा क्या हो, पढ़ाने का तरीका क्या हो, ये सब भी जिला परिषद पूरी तरीके से उसके हाथ में पावर है। मतलब पूरी तरीके से उनके हाथ में स्वशासन है। जो ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं, स्वायत्त जिला, उसका मतलब यह है कि अपने इलाके पर शासन करने का खुद के पास अधिकार होना। हर जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद का अपना फंड होता है, जिसमें टैक्स और रॉयल्टी से मिलने वाली आमदनी और सरकार से मिलने वाले अनुदान की राशि जमा होती है। इसी फंड से जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद अपने सारे खर्च करती हैं। परिषद के फंड का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिनको सीएजी कहा जाता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो उसका ऑडिट करते हैं, ठीक वैसा ही जैसे राज्य सरकार के बजट का ऑडिट होता है। इसके साथ ही जिला परिषद को अपने इलाके में होने वाले व्यापार और साहूकारों पर नियंत्रण का अधिकार है। इलाके में कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति अपना व्यापार तभी कर सकता है जब वो जिला परिषद से लाइसेंस ले ले, और जिला परिषद की लगाई हुई शर्तों को मानते हुए ही वो वहां पर कारोबार कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। साहूकार भी किस दर पर ब्याज वसूलेंगे, ये भी जिला परिषद डिसाइड करती है। उन पर नियंत्रण लगाना है, वो भी जिला परिषद करती है। तो ये सारी सरकार वाली शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां जिला परिषद को दी गई हैं। इसके बाद अब तीसरा नंबर आता है न्यायपालिका की शक्तियां। शायद अगर आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो आपने ठीक सुना, न्यायपालिका की शक्तियां, अदालत का गठन करने का अधिकार भी छठी अनुसूची के तहत ट्राइबल एरिया में जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को दिया गया है। जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद अपने इलाके में ग्राम परिषद या न्यायालय का गठन कर सकती है। इसके साथ ही उस परिषद में सदस्य या न्यायिक पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करने का भी अधिकार है। ग्राम न्यायालयों को उन मुकदमों की सुनवाई का अधिकार है जिसमें दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति से हों। इस अदालत में शादी, तलाक, संपत्ति, सामाजिक रीति रिवाज और छोटे दीवानी फौजदारी मामले चल सकते हैं, जिनमें अमूमन सजा 5 साल से कम होती हो। अगर कोई पक्ष गांव की अदालत के फैसले से असंतुष्ट है, तो वह जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद की अदालत में अपील कर सकता है, और इसके बाद अपील का हक जिले की कोर्ट को नहीं है, सिर्फ अपील कर सकते हो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। यानी इतनी पावर होती है इन ग्राम न्यायालयों के पास। इसके अलावा एक और बड़ा क्लॉज इसमें दिया गया है, उपबंध दो दिया गया है, कि बड़े मामले जिनमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान हो, उन मामलों की सुनवाई भी ग्राम न्यायालय कर सकती है। वो तब जब राज्यपाल उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की शक्तियां दे। राज्यपाल को लगता है कि किसी मामले में देना जरूरी है, तो वो दे सकते हैं, और ग्राम न्यायालय बड़े मामलों की सुनवाई भी कर सकती है, उसमें भी फैसला दे सकती है। जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद जो भी नियम या कानून बनाती है, उस पर राज्यपाल की मंजूरी के बाद बाकायदा अधिसूचना जारी होती है, और उसके बाद वो कानून प्रभावी होता है। अब एक ये बड़ी आपके मन में उत्सुकता होगी, अगर आपको बहुत ज्यादा इस बारे में पता नहीं होगा, कि जैसे 5वीं अनुसूची देश के 10 राज्यों में लागू होती है, उसी तरह छठी अनुसूची देश के 4 राज्यों में लागू होती है। ये राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में रहने वाले आदिवासियों के लिए प्रशासन किस तरह का होगा, इसके सारे नियम छठी अनुसूची में बताए गए हैं। और ये अधिकार कहां से मिला है? संविधान के 10वें भाग में जो अनुच्छेद 244(2) है, उसमें यह प्रावधान है कि इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे। संविधान में यह प्रावधान इसीलिए किया गया ताकि आदिवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके, ताकि आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, जमीन की रक्षा की जा सके, आदिवासियों को सशक्त किया जा सके, ताकि आदिवासियों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो। ये तय करती है छठी अनुसूची। अब सिलसिलेवार छठी अनुसूची के बारे में हम आपको संविधान के हिसाब से बहुत आसान सरल शब्दों में बताते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा पैरा वाइज क्या दिया गया है। असल में छठी अनुसूची में 21 क्लॉज दिए गए हैं अलग अलग, उसको 21 पैरा के रूप में कहा जाता है, जिसमें सारे नियम कायदे बताए गए हैं जो जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरिया में लागू किए जाते हैं। आप सिलसिलेवार सुनिएगा, ताकि आपको हर एक पैरा के बारे में पता हो कि कहां से क्या पावर है। पहले पैरा में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जिन ट्राइबल एरिया में को छठी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, उसमें से हर एक में एक स्वायत्त जिला होगा, और स्वायत्त जिले में अगर अलग अलग जनजातियां रहती हैं, तो उसके लिए अलग अलग क्षेत्रीय स्वायत्त क्षेत्र भी बना सकते हैं।
राज्यपाल इन स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों में नए हिस्सों को शामिल कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। पैरा 2 में बताया गया है कि हर स्वायत्त जिले के लिए जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद होगी। इन परिषदों में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 26 सदस्यों का चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। आदिवासी जो रहने वाले हैं वही चुनते हैं 26 सदस्यों को, और सिर्फ 4 सदस्य को राज्यपाल चुनते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। जिला और क्षेत्रीय परिषदों में कामकाज के लिए बाकायदा कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है, ताकि कामकाज उसका बढ़िया तरीके से चले। पैरा 3 में जो परिषदें हैं उनको कानून बनाने की शक्तियों के बारे में बताया गया है, जो हम आपको शुरुआत में बता ही चुके हैं। इसमें कुछ अलग से संविधान संशोधन के जरिए कुछ जिला परिषदों को ज्यादा शक्तियां दी गई, जो हमने आपको बताई हैं उनसे भी ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। पैरा 4 में बताया गया है कि जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों को किस तरह की न्यायिक शक्तियां मिलेंगी। ग्राम परिषद न्यायालय की स्थापना, यह भी हम आपको बता चुके हैं। पैरा 5 में बताया गया है कि बड़े जो मामले होंगे 5 साल से ज्यादा के सजा के, उनमें वो कब सुनवाई कर सकती हैं, यह भी हम आपको बता चुके हैं कि राज्यपाल उसकी शक्तियां देते हैं। पैरा 6 में बताया गया है कि जिला परिषद क्षेत्रीय परिषदों को अपने इलाके में प्राथमिक स्कूल, अस्पताल, बाजार, सड़क परिवहन, जलमार्ग की स्थापना और निर्माण प्रबंधन का अधिकार है। पैरा 7 में जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के फंड के बारे में बताया गया, जो हमने आपको बताया कि सीएजी जिसका ऑडिट करेंगे। पैरा 8 में टैक्स लगाने के अधिकार बताए गए हैं। पैरा 9 में माइनिंग से मिलने वाली रॉयल्टी के बारे में बताया गया है। पैरा 10 में व्यापार और साहूकारों पर नियंत्रण के लिए परिषदों को जो नियम बनाने की शक्ति दी गई है उस बारे में बताया गया है। पैरा 11 में बताया गया है कि परिषद की ओर से बनाए गए कानून, नियम और विनियमन का राज्यपत्र में प्रकाशन होना जरूरी है, तभी उसके बाद वो लागू होंगे। ठीक सरकार की तरह की प्रक्रिया बताई गई है। पैरा 12 में बताया गया है कि जिन विषयों पर जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने का अधिकार है, अगर उस पर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो वो कानून तब तक जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होगा जब तक जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद बाकायदा अधिसूचना जारी करके मंजूरी ना दे कि हाँ, राज्य सरकार का कानून जो हमारा विषय उसमें अगर बना रही है तो तब लागू होगा जब जिला परिषद उसमें मंजूरी देगी। और बाकी जो कानून होंगे, जो विषय राज्य जिला परिषद के, उसके इतर जो दूसरे कानून है राज्य सरकार के, वो भी ट्राइबल एरिया में लागू होंगे या नहीं, या संशोधन या अपवाद के साथ लागू होंगे, इस बारे में फैसला राज्यपाल करते हैं। सीधे सीधे कानून लागू होता नहीं है। पैरा 13 में बताया गया है कि स्वायत्त जिलों को जो होने वाली आय और खर्च का हिसाब विधानसभा में अलग से पेश किया जाएगा, ताकि अलग से वहां पे दिखाया जा सके कि इनकी कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ। पैरा 14 में बताया गया है कि स्वायत्त जिलों या क्षेत्रीय जो परिषदें हैं उनकी जांच के लिए, उनके काम की जांच के लिए, प्रशासन की जांच के लिए राज्यपाल एक आयोग बना सकते हैं, जो राज्यपाल को जांच करने के बाद प्रतिवेदन देगा। पैरा 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बारे में बताया गया है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि परिषदों के कामकाज से देश की सुरक्षा को खतरा या लोक व्यवस्था पर गलत असर हो, तो वो उस काम को निष्प्रभावी या परिषद को निलंबित कर सकते हैं। परिषद के काम को अधिकतम 1 साल के लिए राज्यपाल अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यपाल को बाकायदा कारण बताना होगा और विधानसभा को इसकी सूचना देनी होगी, विधानसभा में पेश करना होगा। पैरा 16 में बताया गया है कि राज्यपाल को अधिकार है कि जांच आयोग के प्रतिवेदन के बाद अगर उनको लगता है कि कामकाज ठीक नहीं हो रहा है तो वो जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषदों को भंग कर सकते हैं। इसके बाद नए तरीके से चुनाव की घोषणा वो कर सकते हैं, या इस बीच अगर समय हो तो 1 साल के लिए वो प्रशासन अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए राज्यपाल को अपने हाथ में लेने के लिए विधानसभा से मंजूरी लेनी होगी। ये भी इसमें जरूरी दिया गया है। मतलब पूरी तरह से एक तरीके से संतुलन बनाया गया है कि अकेले ना आदिवासियों के पास ज्यादा शक्ति दी गई है, शक्तियां तो ज्यादा दी गई हैं, लेकिन उस पर नियमन के लिए राज्यपाल को वहां पर उनके पास अधिकार दिए गए, और राज्यपाल की भी मनमानी ना हो इसलिए विधानसभा से भी मंजूरी लेनी होगी। ये भी प्रावधान उसमें किया गया है। पैरा 17 में बताया गया है कि राज्यपाल विधानसभा की जो स्वायत्त जिले हैं, वहां जो विधानसभा है उन अगर उनमें कोई आरक्षित सीट है विधानसभा की, तो उसकी सीमा में फेरबदल भी कर सकते हैं। मान के चलिए राज्यपाल को लगता है कि स्वायत्त जिले में आने वाली किसी विधानसभा में कोई हिस्सा है जहां पर गैर आदिवासी ज्यादा रहते हैं, तो राज्यपाल ये फैसला कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि उस हिस्से को आरक्षित सीट से निकाल दिया जाए, ताकि उसमें ज्यादातर मौजूदगी आदिवासियों की हो। पैरा 18 है, उसको संशोधन के जरिए खत्म कर दिया गया है। पैरा 19 में बताया गया है कि संविधान लागू होने के बाद जल्द से जल्द विधायक, क्षेत्र माफ कीजिएगा, राज्यपाल क्षेत्रीय परिषद और जिला परिषद का गठन करेंगे, और जब तक गठन नहीं होता है तब तक विधानसभा से पास कोई भी कानून ट्राइबल एरिया में तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल अधिसूचना जारी ना करें। ये एकदम शुरुआत के लिए बताया गया था 1950 में, जब ये लागू हुई थी छठी अनुसूची।
पैरा 20 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के स्वायत्त जिलों की जानकारी दी गई है कि कौन कौन से उसमें स्वायत्त जिले बने हैं जहां पर जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद बनी है। और पैरा 21 में बताया गया है कि संसद चाहे तो समय समय पर छठी अनुसूची के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये है छठी अनुसूची, संविधान की किताब का वो हिस्सा जिसमें आदिवासियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की ताकत दी गई है। हमने 5वीं अनुसूची के बारे में भी वीडियो बनाया है। 5वीं अनुसूची में बहुत सीमित प्रावधान है, राज्यपाल के पास शक्तियां बहुत ज्यादा दी गई हैं, आदिवासियों के पास शक्ति बहुत कम है। जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है वो भी नाम मात्र की होती है, ज्यादातर की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, इसलिए हमने इसको लेकर भी एक वीडियो बनाया कि वो कहां नाकाम हुई। कुल मिलाकर छठी अनुसूची को देखकर लगता है कि वाकई में इसके जो नियम है उन 4 राज्यों के आदिवासियों के लिए अपनी पहचान की रक्षा के लिए, अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए, अपनी जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए बहुत कारगर साबित हों, इस हिसाब से ये बनाया गया। और बाकायदा वहां पर फंक्शनिंग भी है, काम भी कर रही है जिला परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें। तो मुझे लगता है कि दोनों के कंपैरिजन में छठी अनुसूची में ज्यादा अधिकार आदिवासियों को दिए गए हैं, तमाम तरह की शक्तियां दी गई हैं जो एक मुख्यमंत्री के पास भी नहीं होती। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइएगा और हमारे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब करने की गुजारिश मैं आपसे करता हूं। शुक्रिया।